Morning, children. Welcome back to online class. So, all the student of class 8, listen carefully and see here. Class 8, subject SST. SST. See, let us see. We have already discussed so many topics in this chapter, and still we are reading chapter number 4. Chapter number 4, and the name of this chapter is Rural Life and Society. तो आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले बहुत सारे टॉपिक के बारे में, बहुत सारे रिवोल्ट हुए थे। इसमें बेसिकली हम लोग रेवेन्यू सेटलमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इजरदारी सिस्टम हो, मालवारी सिस्टम हो, रेतवारी सिस्टम हो, इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज जो इस चैप्टर में पढ़ाई करने जा रहे हैं, बिना वेस्ट टाइम किए हुए बता दूं कि फराजी रिवोल्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या चीज के बारे में? फराजी। So all the students, listen careful and it was held in 1819 in the East बंगाल, या 1890 में हुआ था ईस्ट बंगाल में। एंड दादूमनी यूनाइटेड ऑल फार्मर्स, दादूमनी ने सभी फार्मर्स को यूनाइट किया, इकट्ठा किया, एकत्रित किए हैं। और एंड स्टार्टेड अ मूवमेंट इन द फरीदपुर, इन द फरीदपुर इन East Bengal. The farmer refused to pay the taxes and obey the orders of landlord. Main called up upon peasants not to pay land revenue, or to
देखिए, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है द फराजी रिवोल्ट, जो कि 1819 ईस्वी में हुआ था, जो कि ईस्ट बंगाल में हुआ था। एक्चुअली दादूमणि एक बहुत ही अच्छे समाज सुधारक थे उस वक्त के, और वो एक इमर्स कर रहे थे, वो विख्यात हो रहे थे, और साथ ही उन्होंने जो फार्मर्स के लिए किया वो बहुत ही अभूतपूर्व है, जो व्याख्यान करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दादूमणि एक ऐसे व्यक्ति थे, एक प्रखर व्यक्ति थे, जिन्होंने फार्मर्स की, पीजेंटर्स की चीजों को समझा। क्योंकि हम अच्छी तरह से जान रहे हैं, क्योंकि ये फार्मर्स कैटेगरीज के लोग या उन्हीं से संबंधित लोगों में से एक थे। वो भी अच्छी तरह से समझ रहे थे कि इंडिगो की खेती करने से कैसे मिट्टी की जो है गुणवत्ता खत्म होती जा रही है। धीरे धीरे करके जो बाइडर सिस्टम होते जा रहे हैं, नए नए लैंडलॉर्ड्स तो आ रहे हैं, लेकिन वो अपना एक अच्छा अपीयरेंस नहीं दिखा रहे हैं। उनको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आई है, मिट्टी में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब था, और दूसरी तरफ इनको भी मुनाफे से मतलब था। इसका मतलब यह था कि जमीन जो है वह फार्मर्स के लिए एक ऐसा एसेट्स बन गया हुआ था कि समय आने पर उसे बेच सके, क्योंकि हर समय उन्हें एक नया नया तरीके से उनको रेवेन्यू प्रेजेंट करने के लिए, पेड करने के लिए मजबूर किया जाता था। और आपको अच्छी तरह से पता है कि 1770 में एक बहुत बड़ा भयंकर मैसिव कहा जाता है कि फेमनाइन आया था, जिसकी वजह से काफी क्षति हुई थी। लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लैंड रेवेन्यू टैक्स को पेड कर पाए, लेकिन फिर भी इन लोगों ने पेड किया। तो पेड करने का तरीका क्या था? लैंडलॉर्ड से, जितने भी जमींदार लोग थे, तो जमींदार लोग से हाई रेंट पर जो है वो ये क्या करते थे, अपने उस रेट पर ब्याज पे पैसे उठाते थे, और ब्याज पर पैसे उठाने के कारण दिन प्रतिदिन इनके हालात भी बिगड़ते चले गए। और साथ ही इन्होंने जो कदम उठाए अपने पीजेंटर्स ने कि ना, इन सभी चीजों को हटाना, यानी कि जमीन पर फार्मिंग करना एक तरह से बहुत ही ज्यादा कठिन हो रहा था, क्योंकि पैसे तो उतने लग जा रहे थे, लेकिन नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न होने के कारण पैदावार भी उतना नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ये रिवोल्ट धीरे धीरे करके कैसे कैसे हमारे भारत के अन्य हिस्सों में जाकर के पहुंचा। सभी पीजेंटर्स एक हुए, यूनाइट हुए, और उन लोगों ने इन बातों को समझा कि अगर हम यूनाइट नहीं होंगे, अगर हम रेवेन्यू को डिसोबे नहीं करेंगे, अगर ओबे करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए घातक साबित होगा। इस तरह से ये रिवोल्ट जो है वह जैसे ही बढ़ चढ़ के हुआ। और अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर्स रिवोल्ट के बारे में, अदर्स रिवोल्ट की कहां कहां कैसे कैसे जो है वह रिवोल्ट हुए। तो उनमें से रिवोल्ट होने का जो है वह कारण था, वो एक तरह से बिहार में भी आके पहुंचा। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने बता चुका है आपको कि महात्मा गांधी जो है सर्वप्रथम अपना आंदोलन जो है वो प्रारंभ किए थे भी तो अपने बिहार को चुने थे। बिहार के एक बड़े ही अच्छे प्रोमिनेंट लीडर थे, जिनका नाम था रामनाथ शुक्ल। और रामनाथ शुक्ल के इनविटेशन पर महात्मा गांधी यहाँ आए और यहाँ के फार्मर्स पीजेंटर्स के प्रॉब्लम्स को समझा, और उन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं, ये प्रॉब्लम जो है वह सिर्फ यहाँ के आवाम की नहीं है, यह प्रॉब्लम्स बंगाल की भी है, यह प्रॉब्लम्स और भी जगह की, जैसे महाराष्ट्र की भी है, ओडिशा की भी है। क्योंकि पीजेंटर्स की हालत, फार्मर्स की हालत धीरे धीरे खस्ती होती चली जा रही थी, और कहीं ना कहीं ये अफेक्टेड होने जा रहा था।
क्योंकि इंडिगो की खेती करने से वहां के लोगों का इतना हालात खराब हो चुका था, खाने तक को पैसे नहीं थे उनके पास, अन्न नहीं था। महात्मा गांधी ने इन चीजों को सोचा समझा और सबसे पहला अपना सत्याग्रह मूवमेंट जो है वह प्रारंभ करने का जो सोचा वह बिहार से ही था। वो भी आज बापू धाम मोतिहारी के नाम से जाना जाता है। वह जगह मोतिहारी यानी चंपारण जगह है, वहां से प्रारंभ किया था। तो इंडिगो प्रेजेंटर्स थे, उन्होंने भी ये अपना रिवोल्ट स्टार्ट किया। तो क्या किया? द इंडिगो प्रेजेंटर्स, द इंडिगो प्रेजेंट्स टू Bihar at large scale in Darbhanga and Champaran in 1866 to 1868. Once again, unrest broke out amidst peasants in 1870 in East Bengal. They fight against the rules of the land revenue and to encourage all the presenters whose conditions were being dull day by day. Now see here, तो देखिए द इंडिगो प्रेजेंटर्स, वह जो इंडिगो उगाते थे बिहार में, वो भी एक बड़े पैमाने पर दरभंगा और चंपारण के प्रेजेंटर्स थे। फार्मर ने 1866 से लेकर के 68 तक उन्होंने इस रिवोल्ट को, इस क्रांति की मशाल को जलाए रखा और एक बड़े पैमाने पर इस क्रांति में भाग लिया, जो कि इंडिगो प्रेजेंटर्स के लिए था। इसी तरह बंगाल में भी 1870 में बहुत बड़ा मैसिव फेमिनाइन आया, उसमें भी इसी तरीके की बात हुई और धीरे धीरे करके उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो फाइट किया। वो लैंड रेवेन्यू जो जमा होता था, धीरे धीरे करके ये पैमाना बढ़ता ही चला जा रहा था, क्योंकि उसमें कंडीशनल कुछ नहीं था। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा लगभग 70% फार्मर जो है वो हमारा मानसून पर आधारित होता है। मानसून की जलवायु जब तक ले नहीं आती है हमारे तरफ, हमारा
बढ़िया से खेती भी नहीं आ पाता। मोस्टली एग्रीकल्चर जो है वो रेन पर आधारित होता है, क्योंकि इरिगेशन की यहाँ पे हमारे पास कमी है, और साथ ही इरिगेशन की कमी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो झेलना पड़ता है। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरफ अपना ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे यह जैसे जैसे कवायद होती गई, वैसे वैसे सिस्टम्स भी जो है वह चेंज होते चले गए। लेकिन पीजेजेंट्स के हालात दिन प्रतिदिन खस्ते ही होते चले गए, जिसके कारण रिवोल्ट होता ही चला गया। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहे और कोरोना से लड़ते रहें।